रीतिकाल का परिचय, रीत से अभिप्राय। इस प्रश्न को लेकर काफी मतभेद रहा है कि रीतिकाल नाम में निहित रीति शब्द का अर्थ क्या है। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह काव्य शास्त्र का रीति संप्रदाय है जिसके प्रवर्तक आचार्य वामन हैं। इस संप्रदाय में काव्य की प्रमुख शैलियों के रूप में कुछ रीतियों की चर्चा की गई है। भाषा के विशेष प्रकार के प्रयोग से ये रीतियां निर्धारित होती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सहित कई विद्वानों ने स्पष्ट किया है कि रीतिकाल नामकरण में रीति शब्द का प्रयोग रीति संप्रदाय के संदर्भ में नहीं हुआ है। इसका अर्थ है अनुकरण करने की प्रवृत्ति। इस काल में बहुत सी रचनाएं काव्य शास्त्री या अन्य प्रकार के शास्त्रीय ग्रंथों अथवा सिद्धांतों के अनुकरण में लिखी गई है। अनुकरण की यह परंपरा या मानसिकता ही रीति कहलाई। इस अर्थ में रीति काव्य वह काव्य है जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों की दृष्टि में रखकर की गई है। रीतिकाल की इस अनुकरण मूलक मानसिकता के लिए रीति शब्द का प्रयोग हिंदी के आधुनिक साहित्य इतिहासकारों ने नहीं किया बल्कि रीतिकाल के कवियों ने ही करना आरंभ कर दिया था। उदाहरण के लिए कुछ कवियों के कथन देखे जा सकते हैं। रीति सुभाषा कवित्व की बरनत बुद्ध अनुसार चिंतामणि अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति देव काव्य की रीति सीखी सुखवीन सो भिखारी दास। रीति शब्द के इस प्रकार के सर्वसम्मत प्रयोग के कारण हिंदी साहित्य इतिहासकारों ने भी इस काल की विशिष्ट काव्य प्रणाली को रीति काव्य कहना ठीक समझा है। रीति काल के उदय की पृष्ठभूमि साहित्य अपने समय तथा स्थान की परिस्थितियों से अनिवार्यतः प्रभावित होता है। इसीलिए साहित्य इतिहासकार के लिए यह जानना आवश्यक है कि रीति काव्य का उदय किन परिस्थितियों के कारण हुआ। रीति काल का आरंभ उस युग में हुआ जब राजनीतिक दृष्टि से मुगल सत्ता भारत की केंद्रीय सत्ता के रूप में प्रतिष्ठित थी। छोटे राज्यों रजवाड़ों पर नियंत्रण होने के कारण युद्ध प्रायः नहीं हो रहे थे। सत्ता का चरित्र आदिकाल की ही तरह शोषण पर आधारित था। अंतर यह था कि आदिकाल में केंद्रीय सत्ता के अभाव में युद्ध लगातार होते रहते थे, जबकि इस काल में युद्ध नहीं के बराबर हो रहे थे। दरबारी परिवेश में मूलतः दो भावों की कविता संभव है, वीरता और श्रृंगार। आदिकाल में युद्ध हो रहे थे, इसीलिए दोनों प्रवृत्तियां साहित्य में थी। इसके विपरीत रीति काल में युद्ध नहीं थे, अतः श्रृंगार ही कविता के केंद्र में है। कविता जैसे आदिकाल में दरबार में थी वैसे ही रीति काल में भी है। सामाजिक रूप से यह काल भी सामंतवादी स्थितियों का ही काल है। सामंतवाद में एक वर्ग भूमि का मालिक होता है तथा किसान भूमि पर खेती करते हैं जिनका कोई मालिकाना हक नहीं होता। इस प्रकार एक वर्ग बेहद परिश्रम करके भी शोषित रहता है जबकि दूसरा वर्ग बिना परिश्रम किए हुए बहुत अमीर हो जाता है। इस अमीर किंतु श्रमहीन वर्ग में रुचियों का विकास होता है। रीतिकाल में एक ऐसी ही रुचि विकसित हुई और राजा व सामंत चाहने लगे कि वे शास्त्रीय ज्ञान से युक्त हों। ऐसी स्थिति में एक विकल्प तो यह था कि वे स्वतः शास्त्रों का अध्ययन करें, किंतु इस काम के लिए अपेक्षित धैर्य विवेक और संयम उनमें नहीं था। ऐसी स्थिति में रीतिकाल के कवियों के एक वर्ग ने यह दायित्व संभाला। उन्होंने सांस्कृतिक के काव्य शास्त्रों तथा अन्य शास्त्रों में दिए गए लक्षणों का ब्रज भाषा में अनुवाद किया तथा फिर उस सिद्धांत या लक्षण को राजा को समझाने के लिए उसके उदाहरण के रूप में कविताएं रची। यह परंपरा लक्षण ग्रंथ परंपरा कहलाती है तथा इस धारा में शामिल कवियों को कभी कभी आचार्य कवि भी कह दिया जाता है। सामान्यतः रूप से यह धारा रीति काव्य या रीतिबद्ध काव्य कहलाती है। इस युग में फारसी काव्य परंपरा का भी हिंदी पर प्रभाव पड़ने लगा। फारसी काव्य परंपरा की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें कविताएं प्रायः प्रेम के विरह पक्ष पर केंद्रित होती हैं तथा उनमें विरह की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके अतिरिक्त शायरी की प्रमुखता के कारण मुक्तक काव्य परंपरा पर अभूतपूर्व विकास भी इस काल में होने लगा। यही कारण है कि रीतिकाल की कविताओं में प्रायः मुक्तक ही लिखे
गए हैं। रीतिकाल के उत्तरार्ध का समय केंद्रीय मुगल सत्ता के टूटने का समय है। इस समय मुक्ति की भावना दो रूपों में हिंदी कविता में पैदा हुई। एक काव्य धारा ऐसी है जो दरबार में रहकर भी दरबारीपन तथा रीतिवाद से मुक्त है, जिसे रीति मुक्त काव्य धारा कहा गया है। दूसरी धारा उन कवियों की है जिन्होंने मुगल सत्ता के खिलाफ लड़ने वाले राजाओं जैसे शिवाजी, गोविंद सिंह, छत्रसाल आदि के दरबार में रहकर कविता लिखी। इन कविताओं को रीति इतर कवि काव्य में रखा जाता है। आदिकाल के वीर काव्य से यह कविता इस मायने में अलग है कि आदिकाल में वीरता का लक्ष्य वैदिक था। जाकी कन्या सुंदर देखी ता पे जा धरी तलवार, जबकि इन कवियों का उद्देश्य एक प्रकार की राष्ट्रीय भावना से युक्त है। रीतिकाल में दरबारों के बाहर भी कविता रची जाती रही है। रीतिकाल की गैर दरबारी कविता में प्राय दो परंपराएं आती हैं, नीति काव्य तथा भक्ति काव्य। भक्ति काव्य की चार धाराएं इस काल में भी बनी रही, हालांकि उनमें यह तीव्रता व रंगत नहीं रही जो भक्ति काल में थी। इसके अतिरिक्त इस काल में पहली बार स्वतंत्र रूप से नीति काव्य की परंपरा का विकास हुआ, जिसमें लोक भाषा में लोक जीवन के उदाहरणों के आधार पर नीति कथन कहे गए हैं। रीतिकाल के साहित्य का वर्गीकरण रीतिकाल के साहित्य तथा प्रमुख साहित्यकारों को निम्नलिखित रेखाचित्र के माध्यम से वर्गीकृत किया जा सकता है। रीतिकालीन काव्य, रीतिबद्ध काव्य, लक्षणा ग्रंथ परंपरा, आचार्य कवि परंपरा, केशवदास पद्माकर। रीति सिद्ध काव्य, बिहारी लाल। रीति मुक्त काव्य, घनानंद। रीति इतर काव्य, दरबारी कविता, वीर काव्य, गैर दरबारी कविता, नीति काव्य, भक्ति काव्य। इन काव्य धाराओं का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। रीति काव्य या रीतिबद्ध काव्य, यह काव्य धारा उन कवियों की है जिन्होंने राजाओं व सामंतों को शास्त्रीय ज्ञान देने के लिए लक्षण ग्रंथों की रचना की। ये पहले संस्कृत के ग्रंथ के से लक्षण या सिद्धांत का अनुवाद ब्रज भाषा में प्रस्तुत करते थे और फिर उस सिद्धांत या लक्षण के उदाहरण के रूप में कविता लिखते थे। इसी काव्य धारा को लक्षणा ग्रंथ परंपरा भी कहते हैं। क्योंकि इस धारा के कवियों ने ज्ञान को सरस तथा सरल रूप में प्रस्तुत किया है, इसीलिए इन्हें आचार्य कवि भी कहा जाता है। केशवदास पद्माकर, चिंतामणि देव, भिखारी दास, मतीराम आदि इस काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। रीति सिद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य मानसिकता के स्तर पर रीति काव्य या रीतिबद्ध काव्य के समान ही है। इस धारा के कवियों ने काव्य शास्त्र के सिद्धांत या लक्षण प्रस्तुत नहीं किए हैं, केवल कविताएं लिखी हैं। ये कविताएं वस्तुतः काव्य शास्त्रीय लक्षणों को ध्यान में रखकर ही लिखी गई हैं। राजाओं की प्रशस्ति और श्रृंगार की केंद्रीयता जैसी जो विशेषताएं रीति काव्य में है, वे इस काव्य धारा में भी है। बिहारी इस काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। रीति मुक्त काव्य, यह काव्य धारा रीतिकाल में विशिष्ट स्थान रखती है। परिवेश में इस धारा के कवि भी दरबारी हैं, पर रीतिवाद का पालन करने को तैयार नहीं हैं। दरबार में रहकर भी ये कवि अनुभूति की प्रामाणिकता तथा दायित्वमूलक प्रेम का पालन करने वाले कवि हैं। इन्हीं कवियों की परंपरा को रीति मुक्त काव्य कहते हैं। घनानंद इस धारा के सर्व प्रमुख कवि हैं। अन्य कवियों में आलमबोध ठाकुर तथा द्विज देव आते हैं। रीति इतर काव्य, जो काव्य उपरोक्त तीनों परंपराओं से अलग है, उसे रीति इतर काव्य कहते हैं। इसमें एक धारा दरबार से जुड़ी हुई है, पर यह दरबार मुगल शासक के विरुद्ध लड़ने वाले संघर्षशील राजाओं का है, अतः दरबार से जुड़ने के बाद भी कविता का मिजाज दरबारी नहीं है। यह धारा वीर काव्य की है। इसके प्रमुख कवियों में भूषण, गुरु गोविंद सिंह आदि शामिल हैं। एक और धारा भक्ति काव्य की है। दरअसल भक्ति काव्य भक्ति काल के साथ ही समाप्त नहीं हो गया, थोड़ी बहुत मात्रा में रीति काल में भी लिखा जाता रहा। अंतिम धारा नीति काव्य की है। इसमें नीति के कथन स्वतंत्र रूप से कहे गए हैं। भक्ति काल तक भी नीति काव्य कविता में आते थे, पर वहाँ
वे धर्म से जुड़कर आगे थे। इसे काव्य धारा में ये कथन पहली बार स्वतंत्र रूप में आए। बिंद्र तथा गिरिधर कविराय इसके प्रमुख कवि हैं। रीति काव्य के प्रवर्तक कौन? रीति काव्य के प्रवर्तक के प्रश्न पर हिंदी साहित्य इतिहासकार एक मत नहीं है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार रीति काव्य का प्रवर्तक कृपाराम को मानना चाहिए। जिन्होंने 1571 में अपना रस निरूपण संबंधी ग्रंथ हितरगड़ी रचा। कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह सम्मान कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि नंददास को मिलना चाहिए, जिन्होंने 1560 ईस्वी के आसपास अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रसमंजरी लिखी। डॉक्टर नागेंद्र के मतानुसार रीति काव्य का प्रवर्तक आचार्य केशवदास को मानना चाहिए, जिन्होंने 1601 ईस्वी में कवि प्रिय की रचना की। इसके विपरीत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में दावा किया है कि रीति काव्य का प्रवर्तक चिंतामणि त्रिपाठी को मानना उचित होगा, जिन्होंने 1700 संवत 1643 ईस्वी के आसपास अपने लक्षण ग्रंथों काव्य विवेक, काव्य प्रकाश तथा कविकुल कल्पतरु की रचना की। यदि काल की दृष्टि से विचार करें तो साफ तौर पर दिखता है कि नंददास और कृपाराम रीति काव्य परंपरा के आरंभिक प्रस्तावक हैं, किंतु एक तो ये दोनों कवि भक्ति काल के भीतर हैं और दूसरे इनके यहाँ रीति परंपरा सिर्फ सांकेतिक रूप में उपलब्ध है, बृहद रूप में नहीं। इसीलिए इन दोनों को रीति काव्य के प्रवर्तक सामान्यतः नहीं माना जाता। मुख्यतः विवाद केशवदास और चिंतामणि के संबंध में है। आचार्य शुक्ल का मत है। आचार्य शुक्ल जानते थे कि केशवदास का रचना काल चिंतामणि से लगभग 50 वर्ष पहले का है, किंतु तब भी उन्होंने चिंतामणि त्रिपाठी को ही रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। अपने मत के पक्ष में उन्होंने कुछ तर्क भी दिए हैं, जो इस प्रकार हैं। केशवदास अलंकारवादी आचार्य थे। उन्होंने आचार्य भामह आदि अलंकारवादियों का अनुसरण किया था। आगे की रीति परंपरा प्रमुख रसावादी रही, न कि अलंकारवादी। चूंकि चिंतामणि त्रिपाठी से रसवादी परंपरा का अनुकरण साफ तौर पर दिखाई देने लगता है, इसीलिए वहीं से इस परंपरा की शुरुआत माननी चाहिए। केशवदास ने अपने लक्षण ग्रंथों में काव्य शास्त्र की प्राचीन परंपरा का अनुकरण किया है। आचार्य भामा, आचार्य दंडी तथा आचार्य रुद्रट के सिद्धांतों का अनुकरण उनके ग्रंथों में व्यापक रूप से देखा जा सकता है। यदि हम आगे की रीति परंपरा पर दृष्टिपात करें तो पाते हैं कि उसमें मूल संस्कृति के ग्रंथ के स्थान पर संस्कृति की परिवर्ती सरल रचनाओं जैसे कुवलय या नंद व चंद्रलोक आदि का अनुकरण किया गया है। चिंतामणि त्रिपाठी ने परिवर्ती सरल रचनाओं को ही आधार बनाया, इसीलिए चिंतामणि को ही रीति काव्य का प्रवर्तक मानना चाहिए। केशवदास ने कवि प्रिया की रचना चिंतामणि से काफी पहले की, इसमें संदेह नहीं की, किंतु केशवदास के बाद यह परंपरा और विचित्र रूप से आगे नहीं बढ़ सकी। चिंतामणि के समय तक कवियों की रुचि लक्षणा ग्रंथ परंपरा में ज्यादा हो गई थी, इसीलिए यह परंपरा निरंतर के साथ बढ़ने लगी। डॉक्टर नागेंद्र का मत है। डॉक्टर नागेंद्र के आचार्य शुक्ल के मत का खंडन करते हुए केशवदास को ही रीति काव्य के प्रवर्तक सिद्ध करने का प्रयास किया है। आचार्य शुक्ल के तर्कों के विरुद्ध उनके तर्क इस प्रकार हैं। यह ठीक है कि रीति परंपरा प्रमुख रूप से रसवादी रही, किंतु केशवदास संकीर्ण अर्थों में अलंकारवादी नहीं थे। उन्होंने अलंकार सिद्धांत को व्यापक अर्थ में लिया है और इसी व्यापक अर्थ के अंतर्गत रस तथा अन्य सभी काव्य शास्त्रीय संप्रदाय अलंकार में ही शामिल हो जाते हैं। इसीलिए उनका अलंकारवाद रसावाद का विरोधी नहीं है। अतः इस आधार पर उनके प्रवर्तक होने को असिद्ध नहीं किया जा सकता।
यह ठीक है कि लक्षण ग्रंथों की परंपरा विचित्र रूप से केशवदास के साथ शुरू नहीं हुई, बल्कि इस परंपरा में प्रवाह 1650 ईस्वी के आसपास दिखना शुरू हुआ। किंतु यह न तो केशवदास का दोष था और न ही चिंतामणि की योग्यता। इसका कारण सिर्फ यह था कि चिंतामणि के समय तक कवि रुचि तथा जन रुचि लक्षण ग्रंथों के अनुकूल हो गई थी। इसे केशवदास का दोष मानकर उनके प्रवर्तक होने को खारिज नहीं किया जा सकता। निष्कर्ष संपूर्ण विश्लेषण का निष्कर्ष यही निकलता है कि सिद्धांत केशवदास को ही रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाना चाहिए। किंतु शुक्ल जी की इस बात से सहमत होना जरूरी है कि रीति काव्य परंपरा का वास्तविक विकास चिंतामणि त्रिपाठी के बाद हुआ। रीति काव्य धारा या रीतिबद्ध काव्य धारा, यह काव्य धारा रीतिकाल की विशिष्ट काव्य धारा है। इस धारा के कवियों ने राजाओं, सामंतों व धनिकों को शास्त्रीय ज्ञान देने के लिए लक्षण ग्रंथों की रचना की। ये पहले संस्कृत से लक्षण या सिद्धांत का अनुवाद ब्रज भाषा में प्रस्तुत करते थे और फिर उदाहरण के रूप में कविता लिखते थे। इसी काव्य धारा को लक्षण ग्रंथ परंपरा भी कहते हैं। रीति काल में दरबार पर आश्रित कवियों के बड़े हिस्से में रीति काव्य रचने वाले कवि आते हैं, जिन्होंने आत्मज्ञान प्रदर्शन या काव्य रसकों को ज्ञान देने हेतु इस तरह के काव्य की रचना की। रीति काव्य धारा के प्रमुख कवि केशवदास, कुलपति भिखारीदास, पद्माकर, चिंतामणि देव, मतीराम आदि हैं। परंपरा का प्रवर्तक हिंदी में रीति ग्रंथों की परंपरा को चिंतामणि 1643 ईस्वी से आरंभ माना जाता है। यद्यपि उनसे पहले लगभग 1601 ईस्वी में केशवदास ने कविप्रिया ग्रंथ के साथ ही लक्षण ग्रंथ लिखना आरंभ कर दिया था। केशवदास के बाद लगभग 40 वर्ष तक किसी अन्य कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा। दूसरी बात यह भी है कि केशवदास ने संस्कृत के प्राचीन आचार्यों का अनुसरण किया, किंतु चिंतामणि और उनके बाद के कवियों ने संस्कृत आचार्यों की अनुदित रचनाओं यथा चंद्रलोक, कुलेयानंद का अनुसरण किया। इसीलिए आचार्य शुक्ल के चिंतामणि त्रिपाठी से ही रीति काव्य का आरंभ माना, न कि केशवदास से। ध्यातव्य है कि डॉक्टर नागेंद्र ने इस मत का विरोध किया है और केशवदास को ही रीति परंपरा का प्रवर्तक माना है। लेखकों के दो वर्ग हैं, रीति काव्य या रीतिबद्ध काव्य के लेखकों को दो वर्गों में रखा जा सकता है। जिन कवियों ने काव्य शास्त्र के सभी संप्रदायों का विवेचन किया, उन्हें सर्वज्ञ विवेचक वर्ग में रखा जाता है, जिनमें केशवदास, कविप्रिया, कुलपति, रस रहस्य, भिखारीदास, काव्य निर्णय के नाम उल्लेखनीय हैं। इसके विपरीत जिन कवियों ने एक दो काव्यांगों का ही विवेचन किया, उन्हें विशिष्टांग विवेचक वर्ग में रखते हैं, जिनमें मतीराम, रसराज तथा देव रसविलास प्रमुख हैं। लक्षण ग्रंथ परंपरा, इस धारा के कवियों में लक्षण ग्रंथ लिखने की परंपरा थी, अर्थात पहले काव्यांग का लक्षण देकर बाद में उसका उदाहरण देने की परंपरा। जैसे लक्षण जहाँ एक ही बात को उपमेय उपमान तहाँ अन्वय कहत है। कवि मतीराम सुजान, उदाहरण सुरजन कैसी सुरजन ही में साहिबी है, भोज कैसी भोज में अकड़ बड़ा भाल में। मतीराम ललित ललाम से लिया। गौरतलब है कि ये कवि लक्षणों का अनुवाद सीधे सीधे संस्कृत के ग्रंथों से करते थे। संस्कृत की परवर्ती रचनाओं जैसे चंद्रलोक तथा कुवलयानंद के लक्षणों को ही इन्होंने ब्रज भाषा में प्रस्तुत कर दिया है, अपनी तरह से कोई मौलिक लेखन नहीं किया है। उदाहरण के लिए आभासत्वे विरोधास्य विरोधाभास इसते कुवलयानंद, जहाँ विरोध सो लागत है, होत न साच विरोध। ललित ललाम, मतीराम। काव्य प्रवृत्तियां इन रचनाकारों की कविता में प्रायः अपने राजाओं को प्रसन्न करने की कोशिश झलकती है, इसीलिए इनके वर्णन प्रायः श्रृंगार प्रधान है, जिनमें शुद्ध विलास व भोग की प्रवृत्ति है। कहीं कहीं राजाओं की वीरता का अतिशयोक्ति मूलक वर्णन भी दिखाई देता है। श्रृंगार गुलगुली, गिल में गलीचा है, गुनी जन है,
चांदनी है कहे चिरागन की माला है, कहे पद्माकर ज्यों गजक गीजा है, सजी सेज है सुराही है सूरा है, और प्याला है पद्माकर बेता उप कै तपक कै धड़क कै महा है, प्रलय चिल्लाका सी भड़क जहाँ है, पद्माकर दान वीरता संपत्ति सुमेर की कुबेर की, जो पावहताई तुरत लुटावत विलंब उर धरे ना। आचार्यत्व कवि रीति कवियों के आचार्यत्व को लेकर यह प्रश्न सदैव उठता रहा है कि क्या इन्हें आचार्य माना जाए, और माना जाए तो किस आधार पर। आचार्य शब्द का अर्थ प्राय ऐसे विद्वान से लिया जाता है जो कोई नया सिद्धांत प्रस्तुत करे। दूसरे अर्थ में वह व्यक्ति आचार्य हो सकता है जिसका आचरण अनुकरणीय हो। इन दोनों की दृष्टियों से रीतिकाल के कवि आचार्य नहीं कहे जा सकते, क्योंकि इन्होंने लक्षणों का केवल अनुवाद किया है, किसी प्रकार की मौलिकता प्रस्तुत नहीं की है। इनका साहित्य भोग मूलक श्रृंगार, राजाओं की नकली वीरता जैसे विचारों से भरा पड़ा है, और ये सब तत्व अनुकरणीय भी नहीं माने जा सकते। किंतु आचार्य शब्द का एक तीसरा अर्थ भी होता है, जिसके अनुसार ज्ञान को सरल बनाकर प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को भी आचार्य कहा जाता है। इस दृष्टि से देखें तो रीतिकाल के रीति कवि निश्चित रूप से आचार्य पद के अधिकारी हैं, क्योंकि इन्हें यह श्रेय हो जाता है कि इन्होंने पहली बार साहित्य तथा अन्य कलाओं के नियमों को, परंपरा के में विद्यमान ज्ञान को जन सामान्य की भाषा में व्यक्त किया। रीतिबद्ध कवियों के आचार्यत्व का प्रश्न रीति काल की लक्षण ग्रंथ परंपरा या रीति काव्यधारा के संबंध में एक महत्वपूर्ण विवाद यह है कि इस धारा के कवियों को आचार्य कवि का दर्जा देना उचित है या नहीं। इस विवाद का जन्म तब हुआ जब शुक्ल जी ने इसके संबंध में कहा कि हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले सैकड़ों कवि आचार्य कोटि में नहीं आ सकते। दूसरी ओर कुछ अन्य समीक्षकों तथा इतिहासकारों जैसे डॉक्टर नागेंद्र तथा डॉक्टर महेंद्र कुमार का दावा है कि इन कवियों को आचार्य कवि कहा जाना चाहिए। आचार्य शब्द के अर्थ और परीक्षण। आचार्य शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है। इन अर्थों को दृष्टिगत करते हुए रीति कवियों के आचार्यत्व का निर्धारण किया जा सकता है। पहले अर्थ में ये कवि व्यक्ति आचार्य कहलाते हैं जो किसी मौलिक सिद्धांत का उद्भावन करें, जैसे आचार्य भामा या भरत मुनि। इन्हें उद्भावक आचार्य भी कहा जाता है। जहाँ तक रीति कवियों के आचार्यत्व का प्रश्न है, स्पष्ट उन्होंने उद्भावक आचार्य नहीं माना जा सकता। कुछ इतिहासकारों का दावा है कि रीतिकाल के कुछ कवियों ने मौलिक उद्भावनाओं की है, जैसे भूषण ने भाविक अलंकार तथा देव ने हाव नामक नवीन तत्व की स्थापना की है। बाद में द्विवेदी जी ने स्पष्ट किया है कि ये उद्भावनाएं चाहे मौलिक प्रतीत हों किंतु है नहीं। द्वितीय अर्थ में वे व्यक्ति आचार्य कहलाते हैं जो प्राचीन सिद्धांतों की विस्तृत व्याख्या व विश्लेषण करें तथा सिद्धांत में विद्यमान विसंगतियों का निराकरण करें, जैसे आचार्य अभिनव गुप्त या आचार्य भट्टनायक। इस अर्थ में भी रीति कवियों को आचार्य मानना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इन्होंने न तो काव्य शास्त्र का सूक्ष्म विश्लेषण किया है और न ही उसमें निहित विसंगतियों का निराकरण। यदि वे चाहते तो ध्वनि संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय तथा नायिका भेद में उपस्थित सैकड़ों उपभेदों की व्यवस्थित कर सकते थे, किंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये संस्कृति काव्य शास्त्र की पीठिका पर हिंदी के मौलिक काव्य शास्त्र के निर्माण का प्रयास भी कर सकते थे, किंतु ऐसा प्रयास भी इनके द्वारा नहीं किया गया। तीसरे अर्थ में वे व्यक्ति आचार्य कहलाते हैं जिनका आचरण महान तथा पवित्र होने के कारण अनुकरणीय हो। यदि तीसरे अर्थ अर्थात आचरण की पवित्रता के आधार पर रीति कवियों के आचार्यत्व का निर्णय किया जाए तो भी तय है कि इन्हें आचार्य नहीं माना जा सकता। इनकी कविताएं जिस देह मूलक श्रृंगार और सर्वतोमुखी भोगवाद में डूबी हुई हैं, उनसे इनके आचरण की पवित्रता का कोई ठोस आधार नहीं
मिल सकता है। चतुर्थ अर्थ में ऐसे व्यक्ति आचार्य माने जाते हैं जो कठिन तथा जटिल ज्ञान को सरल व सुबोध शैली में प्रस्तुत कर सकें। इस अर्थ में रीति कवियों को आचार्य मानना असंभव नहीं है। उन्होंने संस्कृत में उपलब्ध काव्य शास्त्री, कला शास्त्री, काम शास्त्री ज्ञान को सरल सहज भाषा में प्रस्तुत किया और जन साधारण को उसकी मूल विरासत से जोड़ा। सरल भाषा में इन्होंने न केवल लक्षण प्रस्तुत किया बल्कि उनके काव्यात्मक उदाहरणों से पुष्टि भी किया और इसी प्रकार शास्त्र तथा लोक की दूरियां मिटा दी। अतः इस अर्थ में इन्हें आचार्य माना जा सकता है। रीति कवियों का आचार्य तो किस कोटि का है, यह प्रश्न भी है कि रीति कवियों को आचार्य तो किस कोटि का है। वस्तुतः इन कवियों का आचार्य तो उस कोटि का नहीं है। इन्होंने संस्कृत में वर्णित सिद्धांतों का सीधे सीधे अनुवाद कर दिया है, कोई मौलिकता प्रदर्शित नहीं की है। इन्होंने जटिल सिद्धांतों को छोड़ते हुए सिर्फ सरल प्रसंगों को ही लक्षण विवेचन में स्वीकारा है। जहाँ जहाँ अर्थ संबंधी जटिलताएं थी, जैसे लक्षण व्यंजना के उपभेदों में, वहाँ इन्होंने सूक्ष्म विवेचन के स्थान पर पलायन का मार्ग चुना। विश्लेषण का एक बिंदु यह है कि इन कवियों का आचार्य तो निम्न कोटि का क्यों रहा। इसका मूल कारण इनके परिवेश में था। दरबारी जीवन के दबाव ऐसी सुविधाएं नहीं देते कि कोई कवि सिद्धांतों का सूक्ष्म या जटिल विवेचन प्रस्तुत कर सके। इनके सामने चुनौती थी राजा, रसिकों, सामंतों व दरबारियों को मनोरंजन शैली में काव्य शास्त्र समझाने की, और चूंकि ये सभी स्थूल मानसिकता के लोग थे, अतः उनके समक्ष सूक्ष्म विवेचन का प्रयास करना निरर्थक था। आचार्य द्विवेदी के अनुसार इसका एक अन्य कारण यह भी था कि ये कवि एक विशेष हीनता ग्रंथि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त थे, जिसके कारण संस्कृत के आचार्य से अपनी तुलना करने का साहस इनमें था ही नहीं। पुनः इन कवियों का मूल उद्देश्य आचार्य तो था भी नहीं, ये तो धन या यश अर्जित करने के लिए कविताएं रचते थे। कुल मिलाकर एक विशेष अर्थ में रीति कवियों को आचार्य माना जा सकता है। हालांकि यह आचार्य तो उच्च कोटि का नहीं है, क्योंकि इसमें जटिल ज्ञान के कुछ हिस्से को सरल बनाकर प्रस्तुत भर किया गया है। ज्ञान की परंपरा में कोई मौलिक योगदान नहीं दिया गया है। केशवदास 1555 से 1617 ईस्वी। परिचय। कवि केशवदास को भक्ति काल व रीति काल दोनों में स्थान प्राप्त है। ये दरबारी कवि थे और नरेश इंद्रजीत सिंह के दरबार में अत्यधिक सम्मानित थे। इन्होंने रामचंद्रिका नाम की पुस्तक लिखी, जो इन्हें भक्ति काल की राम काव्य परंपरा में स्थान दिलाती है। इसके अतिरिक्त इन्होंने कवि प्रिया, रसिका प्रिया और नखशिख जैसी श्रृंगारी व रीति पद्धति पर आधारित रचनाएं की। साथ ही वीर सिंह देव चरित, जहांगीर जस चंद्रिका आदि पुस्तकें इन्होंने रजाओं की प्रशंसा में रची। रामचंद्रिका कवि ने 1601 ईस्वी में लिखी। यह प्रबंध काव्य है, राम कथा का वर्णन करता है। इसका विषय भक्ति परक है, पर दृष्टि रीतिकालीन ही है। इसमें मार्मिक प्रसंगों का ध्यान नहीं रखा गया है। जैसे एक छंद में राम का राज्याभिषेक, दूसरे छंद में राम को वनवास व भारत को राज देने का वरदान मांगना चित्रित किया गया है। छंद योजना की तीव्रता एवं संवाद योजना की स्फूर्ति जैसे तत्व इसी रचना को इतिहास में महत्व दिलाते हैं। इनकी छंद योजना की प्रशंसा अज्ञेय ने भी की है। इसके अतिरिक्त संवाद योजना की तीव्रता और चुस्ती की दृष्टि से हिंदी का कोई भी काव्य इसकी बराबरी में नहीं ठहर पाता। उदाहरण के लिए मातु का निप्रतात गए सुरलोक कही क्यों सूत शोक लय, फिर भी यह प्रबंध काव्य राम काव्य के अनुशासन को भंग करता है। कई स्थानों पर अलंकारों के फेरे में पड़कर कल्पना को बेपर उड़ान भरी गई है। जैसे चढ़ियो गगन तरु धाय, दिनकर बानर अरुण मुख। कवि की वास्तविक ख्याति रसिक कवि प्रिया रचनाओं पर आधारित है। ये रचनाएं काव्यगत धारणाओं व लक्षणों का भरपूर परिचय देती हैं। उनसे पूर्व भी कृपाराम, नंददास आदि
कवि लक्षण ग्रंथों की रचना का प्रयास कर चुके थे, किंतु उनमें से किसी ने भी सभी काव्यांगों का विवेचन नहीं किया। केशव ने सभी काव्यांगों पर विचार किया, हालांकि मम्मट आदि रसवादी आचार्यों के स्थान पर इन्होंने भामह आदि अलंकारवादी आचार्यों का अनुकरण किया। केशवदास को संस्कृति का ज्ञान अपने पूर्वजों से ही परंपरागत रूप में प्राप्त हुआ था। वे अभिजात्यता का मोह नहीं छोड़ सके, इसीलिए लोक भाषा के प्रति निष्ठा व प्रतिबद्धता के तत्व इनके काव्य में नहीं मिलते। भाषा बोली न जानही जिनके कुल के दास, भाषा कवि भो मंदमती ते ही कुल केशवदास। केशवदास को सादगी के स्थान पर अलंकृत से गहरा लगाव था। यही कारण है कि उनकी रचनाओं में जितनी चमक है उतना अर्थ का औदात्य नहीं है। उनका कहना था कि अलंकार के बिना सौंदर्य संभव नहीं है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुरबरन सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजई कविता विनीता वनिता मित। केशवदास की प्रमुख रचनाएं रामचंद्रिका परिचय। केशवदास की कृतियों में रामचंद्रिका सर्वाधिक प्रसिद्ध है, जिसका रचना काल 1601 ईस्वी में है। इसमें कवि ने राम कथा का वर्णन किया है, किंतु इस काव्य में उचित संबंध निर्वाह का अभाव है। इसमें राम कथा के प्रमुख प्रसंगों को चुनकर और उन्हें विभिन्न छंदों में क्रम देकर छंदबद्ध कर दिया गया है। इसमें मार्मिक प्रसंगों का ध्यान ठीक से नहीं रखा गया है। जैसे एक छंद में राम का राज्याभिषेक, दूसरे छंद में राम को वनवास व भरत को राज देने का वरदान मांगना चित्रित कर दिया गया है। शुक्ल जी ने कहा है कि केशव में संबंध निर्वाह की क्षमता नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा है कि राम की कथा के भीतर जो मार्मिक स्थल है उनकी और केशव का ध्यान बहुत कम गया है। तुलसीदास ने राम वनगमन प्रसंग को इतना मार्मिक एवं जीवंत बना दिया था, जबकि केशवदास के लिए वह एक सूचना मात्र रह गया है। समग्रता रामचंद्रिका रामचरितमानस की तरह न तो लोकग्राही हो सकी और न प्रबंध काव्य का प्रतिमान प्रस्तुत कर सकी। रामचंद्रिका की विशिष्टता उसकी संवाद योजना है। इनके जैसे संवाद कोई प्राचीन कवि नहीं लिख सका है। आचार्य शुक्ल ने कहा है, रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता मिली है। संवादों में उनका रावण अंगद संवाद तुलसी के संवाद से कहीं अधिक उपयुक्त एवं सुंदर है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित पंक्ति में संवादों की तीव्रता और चुस्ती दृष्टव्य है, क्योंकि एक ही कथन में 4 संवाद कह दिए गए हैं। मातु कहा निपतात गए सुरलोक कही क्यों सूत शोक लय। रामचंद्रिका की छंद योजना भी विशिष्ट है। उनकी बहु छंद की कल्पना नई वस्तु है। महाकाव्य और प्रबंध काव्य के अन्य रूपों में संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में केशव ने जैसी छंद योजना की है वह प्राप्त नहीं होती, किंतु आचार्य राम स्वरूप चतुर्वेदी ने केशवदास की छंद योजना की आलोचना की है। उन्होंने रामचंद्रिका को छंदों की अजायब घर कहा है। उनका दावा है कि रामचंद्रिका में छंदों प्रयोग भाषा में प्रवाह एवं जीवंतांत उत्पन्न नहीं करता। इसमें छंद वैविध्य के लिए जितना यत्न किया गया है, भाषा की लय उतनी ही अपेक्षित हुई है। रामचंद्रिका में केशवदास ने राम कथा को नए तरीकों से प्रस्तुत किया है। इसकी कथा संघर्ष की कथा नहीं है, न ही वह सिर्फ भक्ति की रचना है। उसमें मौलिक तरीका अपनाते हुए भक्ति और राजा वैभव दोनों पक्षों पर प्रायः समान बल दिया गया है। कवि ने अपने अनुभव में आए ऊर्छा राज्य के वैभव, राजकाज, सेना गमन, राजसी वातावरण, मनोरंजन के साधनों आदि का प्रक्षेपण रामकथा के भीतर किया है। कवि ने इसमें जो जीवन दृष्टि अपनाई है उसमें लौकिक और पारलौकिक या अलगाव या विरोध लक्षित नहीं होता। केवल अंत में ज्ञान, त्याग और भक्ति की वरीयता अवश्य सिद्ध होती, जो भारतीय संस्कृति की केंद्रीय विशेषता रही है। जहाँ तक इसकी कथानक योजना का प्रश्न है, इसके कुछ प्रसंग
असाधारण रूप से समृद्ध और सशक्त हैं, पर कुछ शिथिल और कमजोर हैं। कथानक के निर्माण में वाल्मीकि आदि प्रसिद्ध कवियों की राम कथाओं तथा भागवत आदि पुराणों के अतिरिक्त केशवदास ने संस्कृत के साहित्यिक ग्रंथों से भी पर्याप्त सहायता ली है, जिनमें हनुमान नाटक तथा प्रश्न राघव प्रमुख है। संवादों की नाटकीयता और उक्ति वैचित्र्य पर इन ग्रंथों का विशेष प्रभाव पड़ा। रामचंद्रिका का की संवाद योजना हिंदी साहित्य के भी इतिहास में अपनी जिन विशिष्टताओं के कारण केशवदास महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, उनमें सबसे प्रमुख रामचंद्रिका की संवाद योजना है। वस्तुतः रामचंद्रिका की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता उसकी संवाद योजना ही है। रामचंद्रिका जैसे संवाद हिंदी का कोई भी कवि नहीं लिख सकता। रामचंद्रिका के प्रमुख संवादों में राम परशुराम संवाद, राम लक्ष्मण संवाद, रावण अंगद संवाद आदि शामिल हैं। खास बात यह है कि रामचंद्रिका का कथानक संवादों के सहारे ही विकसित हुआ है। संवादों के माध्यम से ही पात्र के चरित्र का उद्घाटन हुआ है, जो किसी भी प्रबंध काव्य के संवादों की सफलता का चरम स्तर हो सकता है। आचार्य शुक्ल ने कहा भी है, रामचंद्रिका में केशवदास को सबसे अधिक सफलता मिली है कि संवादों में उनका रावण अंगद संवाद तुलसी के संवाद से कहीं अधिक उपयुक्त एवं सुंदर है। रामचंद्रिका के संवादों में कहीं कहीं गागर में सागर वाली कहावतें चरितार्थ हुई हैं। लंबे प्रसंगों को संवाद में अत्यंत संक्षिप्त रूप में रख देना केशव की निजी विशेषता है। उदाहरण के लिए दशरथ की मृत्यु, राम लक्ष्मण सीता का वनगमन और वनगमन के कारण की सूचना, इतनी सारी बातें केशवदास एक ही पंक्ति में कहलवा दी है। मातृ कहानी तात गए सुरलोक कही, क्यों सूत शोक लय। रामचंद्रिका के संवादों में वक्रोक्तियों का प्रखर स्वरूप विशेष रूप से निखरा है। राम परशुराम संवाद तो प्रसिद्ध ही है, पर अंगद रावण संवाद में भी पर्याप्त व्यंग्यात्मकता मिलती है। रावण अंगद संवाद का एक उदाहरण दृष्टव्य है। राम को काम कहा, रिपु जीत ही कौन कबे रिपु जैत्य कहाँ। फड़ कती हुई सजीव भाषा में क्रोध व उत्साह जैसे भावों को सुंदर व्यंजना इस संवादों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। लक्षण राम परशुराम संवाद इस दृष्टि से बहुत सुंदर है, जो ओज गुण की दृष्टि से किसी भी अन्य कविता पर भारी पड़ता है। नाटकीयता भी केशवदास के संवादों को महत्वपूर्ण विशेषता है। नाटकों में जो प्रभाव क्षमता अभिनय द्वारा आती है, वही रामचंद्रिका में सुंदर सजीव एवं उत्कृष्ट संवादों द्वारा आ गई है। समग्र केशवदास को रामचंद्रिका की संवाद योजना में अद्वितीय सफलता प्राप्त हुई है। इन जैसे संवाद अन्यत्र दुर्लभ है। संवाद लिखने में केशव दास जैसी सफलता हिंदी के किसी अन्य कवि को नहीं मिल सकी है। केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं। केशवदास की कविताओं में विद्यमान कठिनाइयों के कारण उन्हें प्रायः कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है। उनके साहित्य का विश्लेषण करें तो इसके कई कारण नजर आते हैं। केशव के काव्य में कठिनाइयों का मूल कारण यह है कि वे कवित्व के साथ साथ आचार्यत्व, पंडित्व तथा एवं इतिहासज्ञ सभी पदों पर दायित्व को एक साथ साध लेना चाहते थे। उदाहरण के लिए विज्ञान गीता में वे दर्शन की गहराइयों को प्रस्तुत करना चाहते थे, तो जहांगीर जस चंद्रिका में वे अपने इतिहासकार व्यक्तित्व की छाप छोड़ना चाहते थे। इसी प्रकार उनके दोनों काव्य शास्त्रीय ग्रंथों कवि प्रिया और रसिक प्रिया में उनकी आचार्यत्व संबंधी आकांक्षा दिखाई पड़ती है। इन आधारों पर उन्हें समग्रता में कठिन काव्य का प्रेत कह दिया जाता है, किंतु वस्तुतः इस आक्षेप का मूल्यांकन उनके काव्य के आधार पर होना चाहिए और इसके लिए रामचंद्रिका को ही आधार बनाया जा सकता है। आचार्य शुक्ल ने केशव की कविता की कठिनाई की चर्चा मुख्यतः भाषा प्रयोग के संदर्भ में की है। उन्होंने लिखा है कि केशव की भाषा में पदों की न्यूनता, वाक्यों की कमी और असक्त एवं फालतू शब्दों का प्रयोग जैसे दोष चुभते हैं। उदाहरण के लिए पद न्यूनता एवं काव्य वाक्य न्यूनता के उदाहरण दृष्टव्य हैं। पद न्यूनता सी धी री धौ राम नाम सत्य धाम। वाक्य न्यूनता शरण सो तर ड़ी जा सुख कंद है रघुनंद जू। जग
यूं कहे जगवंत जू, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्डथोवाल ने भी केशव की भाषा की कठिनाई की चर्चा की है। वे लिखते हैं, उनकी भाषा काव्योपयोगी नहीं है, माधुर्य और प्रसाद गुण से तो जैसे वे खार खाए बैठे थे। उनकी ब्रज भाषा बहुत उबड़ खाबड़ है, उसमें स्थान स्थान पर बुंदेलखंडी का पुट मिला हुआ है। यद्यपि मरुकर मुश्किल से उपदी बड़ों की इच्छा के विरुद्ध स्वच्छंद भाव से उर्गना स्वीकार करना, गल सुई गाल के नीचे रखने की प्रक्रिया आदि प्रांतीय शब्द कटु नहीं है, फिर भी भाव ग्रहण में बाधा उपस्थित करते हैं। वस्तुतः केशव की भाषा की कठिनाई का मूल कारण उनकी पृष्ठभूमि में छिपा है। वे अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और यही प्रकांडता कविता में दोष बनकर उपस्थित हो गई। अज्ञे ने लिखा है, केशवदास के पीछे संस्कृत के पंडितों की कम से कम 3 पीढ़ियां थी। केशव स्वयं संस्कृत के भारी पंडित थे। इसी पंडिताऊ परंपरा के कारण इनकी कविता कई जगह बहुत जटिल हो गई है और उन्हीं के पथ पर चलने वाले एक कवि ने उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। आचार्य शुक्ल ने भी इसी संदर्भ में लिखा है, वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने विशिष्ट पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे, पर इस काव्य में एक सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त न था। अपनी रचनाओं में उन्होंने अनेक सांस्कृतिक काव्यों की उक्तियां लेकर भरी है, पर उनकी उक्तियों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में उनकी भाषा बहुत कम सामर्थ्य हुई है। समस्या सिर्फ भाषा की कठिनाई से संबंधित नहीं है, कवि की कवित्व योजना में भी निहित है। शुक्ल जी के अनुसार केशव में न तो संबंध निर्वाह की पर्याप्त क्षमता थी और न ही कथा के मार्मिक स्थलों को पहचानने की ताकत। संबंध निर्वाह कमजोर होने के कारण रामचंद्रिका के कथानक में बिखराव है और वह अलग अलग लिखे हुए वर्णों का संग्रह मात्र जान पड़ती है। इसी प्रकार मार्मिक स्थलों की पहचान न होने से पाठक आकर्षण महसूस नहीं करता। उदाहरण के लिए राम के वनगमन प्रसंग को तुलसीदास ने बेहद मार्मिक और जीवंत बना दिया था, जबकि केशवदास सिर्फ उसकी सूचना देकर निकल जाते हैं। चूंकि केशव में कवित्व की ऐसी क्षमता कम थी, इसीलिए वे उक्ति वैचित्र्य एवं शब्द क्रीड़ा से ही कवित्व को साध लेना चाहते हैं। इसी कारण उनकी कविता कठिन हो जाती है। केशव की कठिनाई उनके आचार्यत्व में भी नजर आती है। अपने काव्य शास्त्र संबंधी दोनों ग्रंथों कवि प्रिया और रसिक प्रिया में उन्होंने कुछ कठिन कल्पनाएं कर डाली है। उन्होंने श्रृंगार का कृत्रिम विभाजन प्रच्छन्न एवं और प्रकाश में कर दिया, तो कवि प्रिया में अलंकारों को निरर्थक रूप से सामान्य एवं विशेष वर्गों में बांट दिया। इसी प्रकार भाव की परिभाषा, नायिका भेद तथा दोष विवेचन में भी उनका विशेषण व वर्गीकरण अतार्किक है। डॉक्टर नागेंद्र ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि केशवदास का रस और अलंकार विवेचन न तो तर्क संगत है न ही मौलिक। केशव की छंदों के स्तर पर अत्यधिक प्रयोगशीलता भी उनके काव्य को कठिन बनाती है। आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है, क्योंकि इसमें छंद वैविध्य पर जितना ध्यान दिया गया है, भाषा की लय उतनी ही उपेक्षित हुई है। गौरतलब है कि केशव का काव्य सिर्फ कठिनाइयों के लिए ही विख्यात नहीं है, अपने कुछ गुणों के लिए भी चर्चित है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है रामचंद्रिका की संवाद योजना। स्वयं शुक्ल जी ने लिखा है कि रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता मिली है। संवादों में उनका रावण अंगद संवाद तुलसी के संवाद से कहीं अधिक उपयुक्त एवं सुंदर है। विचारणीय प्रश्न यह भी है कि केशव का काव्य कठिन क्यों हुआ। इसका उत्तरदायित्व केवल केशव पर नहीं है, बल्कि तत्कालीन परिस्थितियों पर भी है। अज्ञे ने लिखा है, बिहारी के बहुत से दोहे इसलिए असर करते हैं कि वे पहले से बनी हुई रूढ़ियों से लाभ उठाते हैं। अगर नायिका भेद पहले चले हुए न होते तो बिहारी के बहुत से दोहे पहेलियों से ही दिखते, लेकिन चूंकि रीति बनी हुई थी और पाठक अपने मन से बहुत कुछ जोड़ सकता है, इसीलिए बिहारी के संकेत समझ में आ जाते हैं। बिहारी को एक ट्रेडिशन बनाया मिला, केशव ने स्वयं ट्रेडिशन बनाया। अगर बिहारी की फलों की दुकान
है जहां आपको मेवा तुरंत मिलता है, तो केशव वह माली है जिसने पौधे बोए थे। केशवदास की मौलिकता। सामान्यतः केशवदास परंपरावादी कवि के रूप में सामने आते हैं, किंतु उनकी कविता में मौलिकता के भी दर्शन होते हैं और कुछ आलोचक ने इसी ओर ध्यान भी दिलाया है। उदाहरण के तौर पर अज्ञे ने केशवदास को हिंदी में काव्य शास्त्र के निर्माण का अग्रदूत मानते हुए कुछ छंद निर्माण में उनकी प्रयोगशीलता की प्रशंसा की है। छंद प्रयोग की दृष्टि से रामचंद्रिका समस्त हिंदी साहित्य में अप्रीतम है। असंभव नहीं कि अन्य भारतीय भाषाओं में भी ऐसी बहुविधि छंद योजना कहीं सुलभ न हो। नवीन विषय वस्तु के समावेश तथा वर्णन वैचित्र्य की दृष्टि से केशवदास के अन्य ग्रंथों की तुलना में रामचंद्रिका में मौलिकता अधिक दिखाई देती है। इस ग्रंथ में अलंकार पूर्ण राजसी वातावरण के चित्रण के साथ राम भक्ति का भी निर्वाह हुआ है। यह इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। वाल्मीकि और तुलसी ने राम के राजसी रूप की अपेक्षा उनके वनवासी रूप को अधिक गौरवान्वित किया है, किंतु केशवदास ने राज्य आश्रय के निजी अनुभव के आधार पर राम के राजसी रूप की गरिमा अधिक बढ़ा दी है। काव्य शास्त्र के क्षेत्र में उन्होंने आधार ग्रंथों के चयन में जितने वैविध्य का परिचय दिया है, वह उनकी मौलिक जिज्ञासा का ही परिचय देता है। कृष्ण भक्ति के संबंध में नव रसमयी कल्पना उनकी मौलिक उद्भावना मानी गई है। नायिका भेद एवं अलंकार निरूपण में भी उन्होंने मौलिक कल्पनाएं की है। हिंदी साहित्य में अनुयुक्ति का स्वतंत्र रूप में सबसे प्रथम उल्लेख केशवदास ने किया है। यमक, उपमा आदि अलंकारों के भेदों में भी उनकी नवीनता दिखाई देती है। इसी प्रकार केशवदास की मौलिकता काव्य के प्रायः सभी अंगों में देखी जा सकती है। केशवदास के आचार्यत्व पर उनके 3 ग्रंथ कवि प्रिया, रसिक प्रिया एवं छंदमाला के आधार पर विचार किया जा सकता है। इनमें से छंदमाला अप्रायः है, कवि प्रिया का प्रतिपाद्य अलंकार है और रसिक प्रिया रस का ग्रंथ है। रसिक प्रिया में विभिन्न रसों का लोक भाषा में लक्षण, उदाहरण शैली में वर्णन है और श्रृंगार की रस राजत्व के अनुकूल श्रृंगार रस का सर्वाधिक विस्तार से वर्णन हुआ है। रसिक प्रिया के रस वर्णन में कई खामियां भी हैं। श्रृंगार की अतिरिक्त अन्य रसों का न तो वे स्वरूप स्पष्ट कर सके और न ही इनमें से किसी रस का परिपाक ही कर सके हैं। कुल मिलाकर केशवदास का रस विवेचन न तो अधिक तर्कसंगत है और न ही तात्विक। इसी प्रकार केशवदास ने कवि प्रिया में विभिन्न अलंकारों का लक्षण उदाहरण के रूप में वर्णन किया है। हिंदी साहित्य में अनुयुक्ति का स्वतंत्र रूप में सबसे प्रथम उल्लेख केशवदास ने किया है। यमक, उपमा आदि अलंकारों के भेदों में भी उनकी नवीनता दिखाई देती है। भारतीय काव्य शास्त्र में 3 प्रकार के आचार्य हुए हैं। पहली श्रेणी में ऐसे उद्भावक आचार्यों का स्थान है जिन्होंने काव्य शास्त्र के किसी मौलिक सिद्धांत का आविष्कार या काव्य संप्रदाय का परिवर्तन किया है। कहने की आवश्यकता नहीं कि केशव के लिए इस श्रेणी में कोई स्थान नहीं है। उन्होंने न किसी मौलिक सिद्धांत की सृष्टि की और न किसी नवीन काव्य पंथ का ही प्रवर्तन किया। दूसरी श्रेणी में वे आचार्य आते हैं जिन्होंने काव्य के अंगों की मौलिक व्याख्या की है। केशव में इसका भी प्राय अभाव है। तीसरी श्रेणी कवि शिक्षकों की है। केशव कवि शिक्षक रूप में ही सामने आते हैं जिन्होंने काव्य के 2 प्रमुख अंगों रस तथा अलंकार का साधारण प्रतिभा और ज्ञान वाले विद्यार्थियों और रसिक जनों के लिए विस्तार से वर्णन किया है। यदि हम अपनी दृष्टि को थोड़ा सीमित कर लें और हिंदी काव्य शास्त्र की परंपरा में ही केशवदास के आचार्यत्व पर विचार करें तो केशवदास का महत्व असंदिग्ध है। उनको हिंदी काव्य शास्त्र का प्रवर्तक होने का गौरव प्राप्त है। केशवदास की अन्य रचनाएं संक्षिप्त परिचय। रसिक प्रिया 9 रसों का चित्रण करने वाला ग्रंथ है। श्रृंगार का रस राजत्व के कारण स्वाभाविक रूप से श्रृंगार का केशवदास ने सर्वाधिक वर्णन किया है, पर उन्होंने अन्य रसों का भी सम्यक निरूपण किया है। रसिक प्रिया केशवदास की पहली कृति है जो उनके आचार्यत्व की विश्वसनीय
प्रेरित कराती है तथा आगे की संभावनाओं का संकेत भी कराती है। कवि प्रिया केशवदास के आचार्यत्व की जितनी प्रतिष्ठा रसिक प्रिया द्वारा हो चुकी थी उससे कहीं अधिक कवि प्रिया से हुई है। इस ग्रंथ में 16 प्रभाव या खंड है जिनमें काव्य दोष, कवि भेद, कवि रीति, रस, अलंकार आदि का वर्णन है। इसमें कवि ने सर्वाधिक विस्तार से अलंकार निरूपण किया है। रतन बावनी यह केशव की प्रारंभिक रचना है। इसमें वीर गीत की संज्ञा दी गई है। इस काव्य में मुगल सम्राट अकबर एवं ओरछा के राजकुमार रतन सेन के बीच के युद्ध का वर्णन है। केशव दास ने वीर भाव को केंद्र में रखकर रतन सेन के सेना सहित आत्म बलिदान का अत्यंत ओजस्वी वर्णन किया है। नख सिख एवं सिख नख सिख एवं सिख नख मानव देह के सौंदर्य वर्णन से संबंध मुक्तकों का संग्रह है। जब रूप वर्णन का क्रम नख से आरंभ होकर सिख तक जाता है तो माना जाता है कि कवि ने ऐसा देव भाव से किया है। इसके विपरीत जब सिख से नख तक की छवि वर्णित की जाए तो मानुष्य भाव माना जाता है। केशवदास ने दोनों पद्धतियों तथा भावों का अनुकरण एवं एक साथ किया है। 12 मासा अपने नाम के अनुरूप ही यह 12 मासा वर्णन का ग्रंथ है। कवि ने यह वर्णन केवल छपाए छंद में किया है। विरह के स्थान पर केशवदास ने प्राकृतिक निरूपण पर बल दिया है। छंदों के अंत में कहीं नायिका नायक को परदेश जाने से रोकती हुई प्रदर्शित की गई है और कहीं विरहणी के रूप में काम वेदनाग्रस्त दिखाई गई है। कुछ विद्वानों के मत से 12 मासा केशवदास का कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है बल्कि उनके ग्रंथ कवि प्रिया का एक अंश है। छंदमाला यह छंद वर्णन से संबंधित ग्रंथ है जो केशव के आचार्यत्व को और पुष्ट करता है। वीर सिंह देव चरित्र यह कृति केशवदास के अंतिम आश्रयदाता वीर सिंह देव के चरित्र पर केंद्रित है। केशवदास ने राज्यश्रय और राज प्रशंसा में कोई संकोच प्रदर्शित नहीं किया है। वीर सिंह देव चरित्र इसका असंदिग्ध प्रमाण है। कवि में भूषण जैसे राष्ट्रीय चेतना और संघर्ष वृत्ति का अभाव दिखाई देता है। विज्ञान गीता यह ग्रंथ केशवदास की वैराग्य एवं ज्ञान प्रवृत्ति से उत्पन्न है। कृष्ण मिश्र के प्रसिद्ध नाटक प्रबोध्य चंद्र की शैली का अनुसरण करते हुए केशवदास ने इसके अमूर्त भावों को मूर्त बनाकर उन्हें पात्र बनाया है। यह ग्रंथ आरंभ से अंत तक शांत रस प्रधान है। जहांगीर जस चंद्रिका केशवदास हिंदी के उन कवियों में हैं जिन्होंने मुगल साम्राज्य के स्वर्ण काल का साक्षात अनुभव किया था और सुप्रसिद्ध मुगल बादशाह अकबर और उसके पुत्र जहांगीर को भी उनके वैभवपूर्ण परिवेश में प्रत्यक्ष देखा था। जहांगीर का ओरछा राज्य से बहुत घनिष्ठ संबंध रहा। अकबर से विरोध होने पर जिस समय राज्य ने उन्हें शरण दी वह ओरछा ही था। ओरछा नरेश वीर सिंह से जहांगीर की गहरी मित्रता हो गई थी। जहांगीर जस चंद्रिका में केशवदास ने वीर सिंह और जहांगीर के बीच विकसित होने वाले संबंधों पर ऐतिहासिक संदर्भ में पर्याप्त प्रकाश डाला है। पद्माकर 1753 से 1883 ईस्वी पद्माकर रीति के अंतिम दौर के कवि हैं। इन्होंने लगभग 10 राज दरबारों से राजाश्रय प्राप्त किया जिनमें प्रमुख थे गोस्वाई अनूपगिरी तथा महाराज भीम सिंह। इनकी लगभग 11 कृतियों का उल्लेख मिलता है जिनमें जगत विनोद, पद्मा भारण, गंगा लहरी प्रमुख है। इन्होंने राज प्रशंसा, श्रृंगार व रीति तथा भक्ति आदि विषयों पर रचनाएं की हैं। इनकी मूल प्रतिभा श्रृंगार व रीति विवेचन में दिखती है। भाव पक्ष पद्माकर मुख्यतः श्रृंगार के कवि हैं। इनकी श्रृंगार समानतः रीतिकालीन वैभव वह विलास के भीतर देह प्रेम के उत्सव को चित्रित करता है। पद्माकर ने इसके अंतर्गत नायिका के अंगों की शोभा, विलास, भोग आदि का चित्रण किया है। पद्माकर के संयोग श्रृंगार वर्णन में नायिका के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक आकांक्षा, अभिसार आदि का भी सुंदर वर्णन हुआ है। श्रृंगार के निम्नलिखित प्रसंग में उन्होंने विलास के सारे उपादानों की इकट्ठा कर दिया है।
गोल गुली, गिल में गलीचा है, गुनी जन है, चांदनी है, चिक है, चिरागन की माला है, कहे पद्माकर ज्यों गजक गिजा है, सजी है, सेज है, सुराही है, सुराहा है और प्याला है के इनके श्रृंगार वर्णन में संयोग वियोग के संग प्राय ऋतुओं त्योहारों से जुड़े हैं, जैसे कृष्ण राधा से संबंधित निम्नलिखित पद होली के त्योहार पर जीवंत चित्रण करता है, या अनुराग की फाग लखौ जहां राजत राग किशोर किशोरी, गोरिन के रंग भिजगो सांवरू, सांवरे के रंग भिजगो गोरी। पद्माकर के श्रृंगार वर्णन में संयोग के समान वियोग भी गहरा व व्यापक है। नायिका के विरह की को कवि ने प्रकृति की उदासी एवं हृदयहीनता के माध्यम से भी चित्रित किया है। पावस बनाओ तो न विरह बनाओ, जो विरह बनायो तो न पावस बना ओ। स्पष्ट है कि श्रृंगार के संयोग वियोग दोनों पक्षों की जैसी मार्मिक अभिव्यक्ति पद्माकर ने की है वह अत्यंत दुर्लभ है। पद्माकर ने राजाओं की प्रशंसा करने के लिए भी कुछ कविताएं लिखी हैं। ऐसी रचनाओं में दान वीरता तथा युद्ध वीरता जैसे भाव केंद्र में है। ऐसी कविताओं में सूक्ष्म भाव नजर नहीं आते, सिर्फ प्रशंसा करने और पुरस्कार पाने की इच्छा दिखाई पड़ती है। जैसे संपत्ति सुमेर की कुबेर की, जो पावे ताही तुरंत लुटावत विलंब उर धरयो ना। प्रशंसा की कविताओं में कवि वीरता के प्रसंग भी आए हैं, जो ध्वनियों के चमत्कार बनकर रह गए हैं। उप कयो तप कयो धड़ कयो महा है, प्रलय चिल्लका भी भड़कयो जहां है। उम्र की अंतिम पड़ाव में पद्माकर का रुझान भक्ति की ओर होने लगा। वैसे भी जब अतिशय श्रृंगार वर्णन से अपराध बोध पैदा हुआ होगा तो स्वाभाविक रूप से भक्ति की सुध हुई होगी। यह जग जीवन को है, यह फल जो छल छाड़ी बजे रघुराई। शिल्प पक्ष इनकी भाषा ब्रज है, जिसे सरस कोमल और माजी हुई ब्रज कहा जा सकता है। इन्होंने शब्द शक्तियों व बिंबों का सुंदर प्रयोग किया है। मुहावरों व लोकोक्तियों का प्रयोग भी उल्लेखनीय है। इन्होंने अलंकारों का भी सफल प्रयोग किया है। इनके अनुप्रास आदि अलंकारों में नदात्मक सौंदर्य लक्षित होता है, जैसे गोरी गर बिली तेरे गात की गुराई आगे। ये समाज के प्रति प्रतिबद्धता नहीं दिखाते। इन्होंने श्रृंगार व शिल्प पर अधिक ध्यान दिया। लोक चेतना की उपस्थिति इनके यहाँ कम मिलती है। पद्माकर की प्रमुख कृतियां संक्षिप्त परिचय। जगद्विनोद पद्माकर की सर्वश्रेष्ठ काव्य कृति है। पद्माकर ने जयपुर नरेश राजा जय सिंह के आश्रय में इस ग्रंथ की रचना की थी। यह नवरस निरूपक लक्षण ग्रंथ है। इसमें परंपरागत ढंग पर 9 रसों के लक्षण उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं, किंतु वस्तुतः श्रृंगार रस का ही विस्तृत विवेचन हुआ है और उसकी श्रेष्ठता प्रतिपादित की गई है। श्रृंगार रस का रस राजस्व सिद्ध करने के लिए पद्माकर ने उसके संयोग पक्ष, वियोग पक्ष, रूप सौंदर्य वर्णन, नायिका भेद, ऋतु वर्णन आदि का वर्णन किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे श्रृंगार रस का सार ग्रंथ कहा है। इसे मतीराम के रस राज के समकक्ष बताया गया है। इस ग्रंथ में लक्षण प्राय दोहा छंद में है और उदाहरण कवित्व एवं सवय छंद में दिए गए हैं। रासा प्रवाह भाषा प्रवाह पूर्ण एवं सरस है। ब्रज भाषा का अत्यंत सरस कोमल और प्रभाव पूर्ण प्रयोग करने में पद्माकर रीतिकाल के बिहारी देव, मतीराम आदि श्रेष्ठ कवियों में से कम नहीं है। पद्माभरण पद्माकर ने अलंकार विवेचन एवं अलंकार शिक्षण के लिए इसकी रचना की है। हिम्मत बहादुरी बिरुदावली यह वीर रस प्रधान रचना है। इसमें कवि ने अपने एक आश्रयदाता अनूप गिरी हिम्मत बहादुर के 3 युद्धों का अतिशयोक्ति वर्णन किया है। अन्य रीतिबद्ध काव्य धारा के 2 अन्य प्रमुख कवि हैं, देव और भूषण। इनकी रचना आपके पाठ्यक्रम में नहीं की गई है, किंतु इनकी संक्षिप्त जानकारी आपको होनी चाहिए। देव रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। यह काव्य धारा जिन कवियों के कृतित्व के कारण
प्रतिष्ठित हुई, उनमें कवि देव विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। दरबारी अभिरुचि से बंधे होने के कारण इनकी कविता में जीवन के विविध दृश्य नहीं मिलते, किंतु प्रेम और सौंदर्य के उन्होंने मर्मित चित्र प्रस्तुत किए हैं। स्वभाव से रसिक होने के कारण इनके काव्य में गंभीर श्रृंगारिकता, रसिकता की तरलता तथा प्रेम की निष्ठा विद्यमान है। इनके काव्य में रंगात्मक भावनाओं की अभिव्यक्ति भी संवेदनशीलता के साथ हुई है। भावों की उदारता उनके काव्य की एक अन्य प्रमुख विशेषता है। भाव विलास, अष्टयाम, प्रेम चंद्रिका, देव शतक आदि इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। भाव विलास के अंतर्गत रस सामग्री और रस भेद, विशेषतः श्रृंगार रस और नायक नायिका भेद तथा 39 अलंकार का विवेचन किया गया है। अष्टयाम में दिन के 8 पहरों के बीच होने वाले नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन है। प्रेम चंद्रिका में विषय वासना के तिरस्कार, प्रेम के महत्व और उसके विभिन्न रूपों का वर्णन है। देश शतक अध्यात्मक विषयक ग्रंथ है, जिसमें जीवन और जगत की सारहीनता, ब्रह्म तत्व तथा प्रेम के महत्व का वर्णन है। जहाँ तक देव के शिल्प का प्रश्न है, वे रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में शुमार होते हैं। बहुत से विद्वानों में इस बात पर विवाद रहा कि कला की दृष्टि से रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि देव हैं या बिहारी। देव की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। उसमें ब्रज प्रदेश में प्रचलित तद्भव और देशज शब्दों के अतिरिक्त सांस्कृतिक, प्राकृतिक, अपभ्रंश, फारसी तथा उत्तर भारत की अन्य बोलियों के शब्द का प्रयोग स्वतंत्र रूप में हुआ है। देव की भाषा में लाक्षणिकता एवं व्यंग्यात्मकता का सौंदर्य सहज रूप से दिखाई पड़ता है। देव ने कवित्व, दोहा, छपया और सवया छंदों में काव्य रचना की है। वे रसवादी आचार्य हैं, जिनका अलंकारों के स्वाभाविक प्रयोग के प्रति आग्रह है। अनुप्रास और यमक उनके सर्वाधिक प्रिय अलंकार हैं। देव की कला का एक नमूना इस प्रकार है, जिसमें अनुप्रास, नोदात्मकता और ध्वनि मैत्री का चरम स्तर देखा जा सकता है। भारी रही भनक भनक तार तानी की, तनक तनक तामे झनक चूरनी की। भूषण रीति कालीन रीतिबद्ध काव्य धारा के ऐसे कवि हैं जिन्होंने रीतिकालीन श्रृंगार भावना के स्थान पर वीर रस की कविताएं लिखी। उन्होंने महाराज शिवाजी व बुंदेला पर छत्रसाल की प्रशंसा में काव्य रचना करते हुए 3 प्रमुख ग्रंथ लिखे हैं: शिवराज भूषण, शिव बावनी तथा छत्रसाल दशक। शिवराज भूषण एक विशाल काय ग्रंथ है, जिसमें भूषण ने शिव जी के जन्म से लेकर हिंदू पर पदशाही की स्थापना तक के शिवाजी के जीवन से संबंधित ऐतिहासिक घटनाओं का ओजस्वी भाषा में चित्रण किया है। शिव बावनी में 52 कवित्वों में शिवाजी के शौर्य, पराक्रम आदि का ओजस्वपूर्ण वर्णन है तथा छत्रसाल दशक में केवल 10 कवित्वों द्वारा बुंदेला वीर छत्रसाल के शौर्य का वर्णन किया गया है। भूषण की काव्य भावना देश प्रेम से ओतप्रोत है। उनकी कविता में जन साधारण एवं स्वर विद्यमान है तथा उनकी भावना में राष्ट्र की ओजोमयी परंपरा की ध्वनि निकल रही है। भूषण ने जिन 2 राष्ट्र नायकों शिवाजी और छत्रसाल को अपने काव्य का आधार बनाया है, वे दोनों त्रस्त एवं भयभीत राष्ट्र को जर्जर शक्ति को पुनः संगठित करके एक सशक्त राष्ट्र के पुनर्निर्माण एवं राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए संघर्षरत थे। अतः उन्हीं को भूषण ने आदर्श मानकर देश की जनता को जागृत किया। शिवाजी की प्रशंसा में कहा गया उनका एक प्रसिद्ध कवित्व इस प्रकार है: तेज तम अंश पर कान्हे जिमी कंस पर, तुए मलेच्छ बस वंश पर शेर शिवराजत है। भूषण ने अपने काव्य में युद्धों का सजीव वर्णन किया है। उन्होंने युद्धों की मनोदशा, उत्साह आदि का सजीव चित्रण आंखों देखी अनुभूति के आधार पर किया है। भूषण द्वारा प्रयुक्त भाषा का स्वरूप सामान्य ब्रज भाषा का है। उसमें संयुक्त वर्णों की बहुलता है तथा ट,
ढ ड ढ वर्णों से युक्त होने के साथ साथ उसमें द्वित्व वर्णों की भी प्रधानता है। यद्यपि भूषण की भाषा में तत्सम शब्द भी मिलते हैं, लेकिन तद्भव शब्दों की प्रमुखता है। उनकी भाषा में अरबी फारसी शब्दों का प्रचुरता है तथा कुछ शब्द मराठी भाषा के भी मिलते हैं। भूषण ने अपने रचनाओं में विविध छंदों का प्रयोग किया है। उनकी अधिकांश काव्य कवित्व छंद में रचित है। रीति सिद्ध काव्य व कवि बिहारी लाल रीति सिद्ध काव्य में उनके कवियों की रचनाओं को रखा जाता है, जिन्होंने रीति काव्य के कवियों की तरह लक्षण उदाहरण की परिपाटी का अनुसरण की नहीं किया, किंतु लक्षणों को ध्यान में रखकर रचना की। अलंकार, रस, ध्वनि, नायिका भेद आदि उनके ध्यान में तो रहे, किंतु उनका प्रत्यक्ष निरूपण नहीं किया। बिहारी इस वर्ग के अग्रणी कवि हैं। उनकी सतसई जिसका उदाहरण है। इनके अतिरिक्त भूपति, मतीराम आदि कवि भी अपनी कुछ रचनाओं के आधार पर इस परंपरा में रखे जा सकते हैं। रीति सिद्ध कविता रीतिबद्ध काव्य से सिर्फ एक मायने में अलग है कि जहाँ रीतिबद्ध कवि लक्षण ग्रंथों की रचना करते हैं, अर्थात पहले किसी सिद्धांत की परिभाषा देकर उसे अपनी कविता के उदाहरण से स्पष्ट करते हैं, वहीं रीति सिद्ध कवि सिद्धांतों की परिभाषाओं या लक्षणों के फेरे में नहीं पड़ते हुए सिर्फ कविताएं लिखते हैं। हालांकि उनकी हर कविता काव्य शास्त्र, नायिका भेद या काव्य शास्त्र, काम शास्त्र के किसी न किसी सिद्धांत को आधार बनाकर लिखी गई होती है। यह काव्य भी रीतिबद्ध काव्य की तरह दरबारों में ही रचा गया और इसमें भी राजाओं की प्रशंसा, भोग मूलक श्रृंगार तथा सामंती विलास की प्रवृत्तियां केंद्र में है। रीति सिद्ध कविता में सामंती मानसिकता एकदम नगण्य रूप में है। यह पूर्णतः श्रृंगार परक काव्य है और श्रृंगार भी विशेषतः क्रीड़ा परक एवं भोग प्रधान है। इनके काव्य का एक एक शब्द प्रेम की एक एक क्रीड़ा का द्योतक है। कहत, नटत, रिझत, खिजत, मिलत, खिलत, लजियात, भरे भवन में करत है नैनु ही सो बात। रीति सिद्ध कविता शुद्ध रूप से श्रृंगार परक है। समाज की समस्याओं से इनका कोई संबंध नहीं है। इनके अनुसार काव्य का उद्देश्य तो चरम सुख व आनंद की प्राप्ति करवाना है। तृतिनाद कवित्व रस, सरस राग अतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तीरे जे बूढ़े सब अंग। रीति सिद्ध कविता में जहाँ सामाजिक विसंगतियों पर कटाक्ष किए गए हैं, वहाँ भी आनंद प्राप्त करने की चाहत ज्यादा प्रबल है, गंभीर चिंतन नहीं। चित पितुमारक जोग गुनी भयो भय सूत सोग, फिर हुल सयो जियो जो ईसी मुझसो जारज जोग। रीति सिद्ध बिहारी नगरवासी हैं। उन्हें नागर होने का घमंड है। उनका मन गांव में नहीं रमता। यदि गांव में उनका मन लगता भी है तो श्रृंगार प्रिय होने के कारण ग्रामीण महिलाओं के सौंदर्य वर्णन हेतु ही इनकी लेखनी गांव में पहुंचती है। गद राने तन गोरठी एपन आड़ ली लार हुठयो दय इठलाई मृग करे गंवारिन सुमार। इन कवियों ने परिनिष्ठता ब्रज का प्रयोग किया है। छंदों में मुख्यतः दोहा छंद प्रयुक्त हुआ है। बिहारी केवल दोहे व सोरठे छंदों में रचना करते हैं। दोहे जैसे छोटे छंद में उन्होंने अद्भुत अर्थ विस्तार भर दिया है। दोहे छोटे हैं किंतु उनकी धार बहुत प्रखर है। सतसई के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोट लगे घाव करे गंभीर। कवि बिहारी लाल परिचय। बिहारी लाल रीति काल के रीति सिद्ध काव्य धारा के सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं। रीति सिद्ध काव्य धारा वह है जिसमें काव्य शास्त्र और नायिका भेद इत्यादि से संबंधित लक्षण ग्रंथों की रचना तो नहीं की गई, किंतु कविताओं की रचना में काव्य शास्त्र के सभी तत्वों जैसे अलंकार, रस, भाव, नायिका भेद, ध्वनि, रीत, गुण तथा विकृतियों आदि का पूरा ध्यान रखा गया। बिहारी दरबारी कवि हैं जिनका समय 1595 ईस्वी से 1663 ईस्वी तक का है, जो मुगल शासन के वैभव का काल माना जाता है। अकबर
के शासन के अंतिम दिनों से लेकर औरंगजेब के शासन के शुरुआती दिनों तक उनका जीवन काल फैला है। इस दौरान जहांगीर और शाहजहां का शासन अधिक समय तक रहा। इन दोनों शासकों का काल विभिन्न कलाओं के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। बिहारी जयपुर के राजघराने से जुड़े थे और अपनी मध्य वर्गीय पृष्ठभूमि के बावजूद सामंत वर्ग में दीक्षित हो गए थे। उन पर सामंती चेतना का प्रभाव इतना अधिक है कि उनका लगभग हर छंद सामंती वैभव तथा विलास की चमक दमक में डूबा नजर आता है। इसी संदर्भ में उन्हें नागर कवि भी कहा जाता है। बिहारी ने सिर्फ एक काव्य ग्रंथ की रचना की जिसे सतसई या बिहारी सतसई कहा जाता है। सतसई गाथा सप्तशती तथा आर्य सप्तशती की परंपरा की ही रचना है जिसमें कुल 700 छंद होते हैं। बिहारी सतसई में सिर्फ 713 छंद हैं। इसी एकमात्र ग्रंथ ने बिहारी की ख्याति इतनी बढ़ा दी कि सतसई शब्द का अर्थ ही बिहारी सतसई हो गई। इनकी कविताओं में चमत्कार की कितनी क्षमता है यह जॉर्ज ग्रियर्सन के इस कथन से पता लगता है कि पूरे यूरोप में एक भी कवि बिहारी की बराबरी नहीं कर सकता। बिहारी की काव्य संबंधी दृष्टिकोण बिहारी के काव्य की समझ के लिए जरूरी है कि कविता के प्रति उनके दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जाए। रीतिकाल के अधिकांश कवियों की तरह वे कविता के साधना या उपकरण समझते हैं जिसका उद्देश्य धन यश और सुख की साधना करना है। इनकी कविताएं कबीर सूर या घनानंद की तरह गहरी अनुभूतियों से नहीं रची गई है, न ही इनमें तुलसी और भारतेंदु जैसे लोक मंगल का भाव नजर आता है। इनका दृष्टिकोण यह है कि कविता ही नहीं बल्कि हर कला जीवन में रस और आनंद पैदा करने का साधन है। उनकी घोषणा है कि जो इस रस में पूरी तरह डूब गया वह पार हो गया और जो नहीं डूबा उसका जीवन बेकार हो गया। तदत्रिनाथ कवित्व रस सरस राग रतिरंग अनबूढ़े बूढ़े तीरे जो बूढ़े सब अंग। बिहारी के काव्य के श्रृंगार पक्ष बिहारी मुख्यतः श्रृंगार के कवि हैं। इनके अधिकांशतः छंदों में श्रृंगार के संयोग व वियोग पक्ष बिखरे हुए हैं। इनके श्रृंगार की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। बिहारी के श्रृंगार वर्णन में देह की केंद्रीय भूमिका है। रीतिकाल की दरबारी माहौल ऐसे श्रृंगार की ही परिस्थितियां तैयार करते हैं जिसमें देह की चमक दरबारी रचकों को आनंदित कर सके। यही कारण है कि बिहारी की कविताओं में बार बार ऐसे उपमान आते हैं जिनके माध्यम से नायिका के शरीर की चमक का वर्णन अतिशय युक्तिपूर्ण तरीके से किया गया है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित छंद में नायिका का शरीर इतना चमकता दमकता हुआ बताया गया है कि उसकी उपस्थिति में दीपक जलने की जरूरत ही नहीं है। अंग अंग नग जगमत जगम गति दीप सीखा सी देह दिया बुझाए हो रहो बड़ो उजेरो गेह। एक अन्य उदाहरण में वे नायिका की देह की चमक को और अधिक अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से व्यक्त करते हैं। नायिका की चमक का आलम यह है कि उसके घर के आसपास हमेशा पूर्णिमा ही रहती है, अतः पंचांग की मदद से ही तय हो पाता है कि आज कौन सा तिथि है। पतरा ही तिथि पाई वा घर के चहुपास नीति प्रीति पुनयो ही रहे आनंद ओप उजास। बिहारी के श्रृंगार वर्णन की एक महत्वपूर्ण विशेषता उसका अनुभाव केंद्रीय होना है। अनुभाव का संबंध रस सिद्धांत से है। रस निष्पत्ति की प्रक्रिया के अंतर्गत जब भावक या दर्शक का स्थायी भाव मंच पर जुटाए गए विभाव अनुभाव और संचारी भावों की प्रतिक्रिया से परिपाक की स्थिति में आता है तो रस की निष्पत्ति होती है। अनुभाव और अभिनय समर्थक शब्द हैं। अनुभाव का अर्थ है जो मन से भाव उत्पन्न होने के बाद होता है। तात्पर्य यह कि मन में उत्पन्न भावों की अभिव्यक्ति को ही अनुभाव कहा जाता है। अनुभाव दो प्रकार के होते हैं, यतनज और अयतनज। यतनज अनुभाव वे हैं जो अभिनेता के यत्न से उत्पन्न होते हैं। इसके अंतर्गत आंगिक शारीरिक चेष्टाएं वाचिक वाणी द्वारा अभिव्यक्त तथा आहार्य वेशभूषा इत्यादि अनुभाव शामिल है। अनुभावों का दूसरा प्रकार अयत्नज या सात्विक अनुभाव है। जब अभिनेता किसी चरित्र के अभिनय में इतना खो जाता है कि उसे स्वयं के पृथक होने का बोध नहीं रहता तो भावनाओं के अनुकरण के कारण ये अनुभाव व्यक्त होते हैं जिन्हें चाहकर या प्रयास पूर्वक व्यक्त नहीं किया जा सकता। सात्विक अनुभाव के प्रमुख उदाहरण है स्वेद कंप अश्रु मूर्छा जड़ता इत्यादि। बिहारी
के काव्य में अनुभवों की सघनता उपस्थिति के कुछ ठोस कारण है। पहली बात है कि इन्हें दरबारी माहौल के भीतर चमत्कार पैदा करना था। दरबार चूंकि दरबार के रचकों में धैर्य की भारी कमी होती है, इसीलिए ऐसे माहौल में प्रबंध काव्य लिखना लगभग असंभव हो जाता है। दरबार की प्रमुख चुनौती यह होती है कि कम से कम शब्दों में मुक्तक रचना के माध्यम से रचकों को आह्लादित कैसे किया जाए। इसलिए बिहारी सिर्फ मुक्तक लिखते हैं और उसमें भी सबसे छोटे छंद दोहे का चयन करते हैं। यदि वे इस छोटे से छंद में विभाव पक्ष को लाने का प्रयास करेंगे तो न तो संदर्भ पूरी तरह स्पष्ट होगा और न ही चमत्कार पैदा करने के लिए ज्यादा स्थान बचेगा। इसलिए वे विभाव पक्ष से बचते हुए सिर्फ अनुभाव पर ध्यान देते हैं। विभाव तथा अन्य सूचनाओं के प्रति वे इतने उदासीन हैं कि पाठक को खुद उन सूचनाओं की कल्पना करनी पड़ती है। इसी वजह से उनके छंदों में अनुभाव की सघनता विषमता कर देती है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित दोहे की पहली पंक्ति में 7 शब्द हैं और 7 शब्द का एक एक अनुभाव को व्यक्त करते हैं। कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत नैनुन से हो नैनुन ही सो बात। अनुभावों की सघनता ने बिहारी के श्रृंगार वर्णन को बेहद बिंबात्मक और सजीव बना दिया है। चूंकि अनुभावों का संबंध नायक नायिका की चेष्टाओं से है, इसीलिए स्वाभाविक है कि चेष्टाओं का वर्णन होने पर बिंब बनेगा ही। बिंब भाषा या चित्र भाषा में बिहारी को ऐसी महारत हासिल है कि उनके किसी दोहे को पढ़ना चलचित्र देख लेने जैसा अनुभव होता है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित दोहे में नायिका राधा द्वारा नायक कृष्ण की बांसुरी को छिपा दिए जाने और उसकी खोज की प्रक्रिया में होने वाली नोक-झोंक का तकरार का बेहद सुंदर व चित्रात्मक वर्णन हुआ है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सोहो करे भव नुहु हंसे देन कहे नट जाए। बिहारी के श्रृंगार प्रसंग में वियोग का भी गहरा महत्व है। मुख्यतः तो बिहारी संयोग के ही कवि हैं, क्योंकि दरबारी माहौल वियोग वर्णन की संभावना प्राय खारिज करता है। तब भी बिहारी ने वियोग वर्णन किया है। विप्रलंब श्रृंगार के चारों भेद पूर्वराग मान प्रवास तथा करुण बिहारी सरसई में मिल जाते हैं। यह ध्यान रखना जरूरी है कि वियोग के ये वर्णन चमत्कार ही ज्यादा पैदा करते हैं, भावनात्मक गहराइयों को कम छुपाते हैं। उदाहरण के लिए निम्नलिखित दोहे में नायिका करुण विप्रलंब की स्थिति में है। बिहारी ने उसका अतिशयोक्ति वर्णन करते हुए दिखाया है कि वह इतनी कमजोर हो गई है कि सांस लेती है तो 6-7 हाथ पीछे चली जाती है और सांस छोड़ती है तो इतने ही आगे नायिका झूले की गति के समान गतिशील है। इत आवत चली जात उत चली 6-7 हाथ चढ़ी हिडोरे सी रहे लागी उसानी साथ।